हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। रीडमैन 2026 या थर्ड ग्रेड 2026 के लिए हमने मॉडल पेपर की सीरीज़ तैयार की है, जिसके लिए आपको रोजाना एक मॉडल पेपर देखना होगा और इसके द्वारा आप अपनी तैयारी को रख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो राजस्थान थर्ड ग्रेड 2026 के लिए मॉडल पेपर की सीरीज़ को आपको रोजाना देखना होगा और तैयारी को मजबूत करना होगा। जो कि अधिकतर प्रश्न इस सीरीज में लिए गए हैं, वो सभी प्रश्न अधिकतर जो पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है वही लिए गए हैं। तो आप अपनी तैयारी के साथ लग जाइए और रोजाना मॉडल पेपर जरूर देखिए, चाहे से आप उसको 2 की स्पीड पर देखिए चाहे 1 की स्पीड पर। इससे आपका बार बार रिवीजन होगा और अधिक से अधिक सवालों को आप सरलता से सरल कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं अपना आज का मॉडल पेपर। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जो बेराट है इसमें कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं। इसका जो ऑप्शन है वैदिक सभ्यता नहीं है, सरस्वती घाटी सभ्यता भी नहीं है, मानव सभ्यता भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है मौर्यकालीन सभ्यता है। ठीक है ना। तो मैं अब आपको सीधे आंसर बताने वाला हूं। तो साइड में आवाज आ रही है तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करना। बस आप मकसद को और जो है मॉडल पेपर को इसको गौर करना और अपनी सिलेक्शन की तैयारी को एकदम मजबूत करना। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, मैं सीधा आंसर बताऊंगा। किस इतिहास वेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? ये सब महत्वपूर्ण सवाल है, पिछले सालों में पूछे गए। दूसरे का जो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है ना। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आहड़। ताम्रवर्ती नगरी। और ताम्र सभ्यता की जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर को। ध्यान रखना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। सम्मिलित करना है प्राचीन सभ्यता स्थल और सामने जिला दिए हुए हैं। तो कौन से सभ्यता स्थल किस जिले में आपको इस चीज को सॉल्व बताना है? तो ऑप्शन क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 4 हनुमानगढ़ में, बी है 3 आहड़ उदयपुर में, सी है 2 बेराट जयपुर में और गणेश्वर सीकर में। तो ये चारों आपके सामने है। ठीक है ना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? कहां पे? गुजरात में। तो 5 का जो एकदम राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सूरकोटड़ा। ठीक है ना। तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में, बाकी सारे गुजरात में नहीं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता थी, सत्य कथन बताना है। ठीक है ना। तो छठे का जो इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। तो देखते हैं ए, बी, सी क्या है। यह एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी। ठीक है। सुनियोजित नगर परियोजना नियोजन थी। ठीक है। सभी प्रमुख नगरों की बनावट लगभग समान थी। इस सभ्यता के लगभग 16 शहर मिले। ये इन्होंने गलत माना है, 16 शहर नहीं मिले। ठीक है। बाकी तीनों सही है। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मनके के प्रमाण सर्वाधिक मिले हैं? ठीक है ना। तो 7वें का जो सही आंसर है किसके प्रमाण? मनके के प्रमाण। तो 7वें का जो सही आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर बी, चहुंदड़ो। ठीक है। अगला सवाल है कथन ए, हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। उसका कथन आर है, मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली थी। इनमें से कौन से सही है? ठीक है। 8वें का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। आप सब कमेंट करके बताइए कि आपको सही लग रहा है, पेपर का लेवल कैसा है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। हड़प्पा के निवासी को तांबा व कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था। और तीसरा है, मानव हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। ठीक है। इनमें से कौन सा सही है? तो जो है 9 का आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही है। मतलब हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और उसका उपयोग करते थे, बस यही सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं? इंडो रोमन सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के, इस्लामी सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के? तो 10वें का जो राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? अभिनव भट्टाचार्य। सारे सवाल पिछले सालों में आए हुए हैं, आपको देखिए। 11वें का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। अगला सवाल है, बयाना युद्ध कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 का जो राइट आंसर, बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 को। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? किसकी? गुर्जर प्रतिहारों की। तो 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मंडोर। सबसे प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मंडोर। अगला है, कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको बताना इनमें से सुमेलित कौन सा है। ठीक है। तो 14 का जो है ऑप्शन नंबर डी, सुमेलित है। ये कह रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध उदय सिंह के साथ नहीं, महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। खानवा का युद्ध भी उदय सिंह के साथ नहीं हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध भी राणा सांगा के साथ नहीं हुआ था। तो ये पहला सही प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है। बीकानेर के राय सिंह ने किन 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? इसके ऑप्शन भी है आपके सामने। तो 15 का जो राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर सी, अकबर व जहांगीर की। राय सिंह ने किसकी सेवा की? अकबर व जहांगीर की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। उन महाराणा का नाम क्या था जो केसरी सिंह भारत की चेतावनी रचुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए, महाराणा फतेह सिंह थे। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए कौन से राजा किस वंश से संबंधित थे? तो 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब विग्रह चतुर्थ चौहान। ठीक है। हरिश्चंद्र प्रतिहार, बप्पा रावल, गोहिल और जयचंद गढ़वाल। ठीक है। अगला सवाल है, हवा महल का निर्माण कब हुआ, किसने बनवाया? हवा महल का निर्माण कब हुआ, किसने बनवाया? तो 18वें का जो एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने। अगला है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जैसे खालिस्तान कहा जाता था, बताओ 19 का क्या है? 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौजा। ठीक। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान की सामंती व्यवस्था की तुलना किस विद्वान ने मध्ययुगीन यूरोपीय सामंती पद्धति से की है? तो 20वें का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कर्नल जेम्स टोड। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। सुमेलित करना है आपको। ठीक है। 21 में सुमेलित करना है। 21 का जो उन्होंने सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर सी, क्या माना है? सी। तो सुमेलित कीजिए। ए का जो है 3, दरोग परगना में शासकीय तथा न्याय संबंधी अधिकारी क्या कहते थे? हाकिम कहते थे। ठीक है। ये पहला है। दूसरा क्या है? बी का इन्होंने 2 माना, यही सेम है, ये 2 का। तीसरा क्या है? सी का ही 3, सॉरी मैंने शायद, हाँ सी का 1 है, तो ये है तीसरे का और ये है चौथे का। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
मेवाड़ में नगर प्रशासन अधिकारी सिकदार होता था, मेवाड़ की बात की जा रही है, ठीक है। जोधपुर में नगर प्रशासन का अधिकारी सिकदार होता था, जिसे कालांतर में कोतवाल के नाम से जाना जाने लगा। धर्म तथा दान के कार्यों के लिए एक पृथक विभाग होता था जिसमें धर्मार्थ विभाग कहा जाता था। उदयपुर में धर्मार्थ विभाग के अध्यक्ष को दानाध्यक्ष कहा जाता था। इनमें से कौन सा गलत है, ऐसे हैं। सवाल को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ो ताकि अपन कोई भी सिली मिस्टेक वो ना करें। तो इसमें जो पहला है ये गलत है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा युग में सुमेलित है, ठीक है ना, कौन सा युग में सुमेलित है दुर्ग और उसके निर्माताओं में, ठीक है। तो 23 का जो सही आंसर है इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 1 घाघरू दुर्ग को उमेद सिंह ने बनाया था, ठीक है। अगला है ये इन्होंने ऐसा माना है। अगला है रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, तो 24 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर बी चांद बावली, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बाटाडूबा कुआं। अगला सवाल है सुमेलित कीजिए पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग और जल दुर्ग, धानवन दुर्ग, पारीख दुर्ग ये किसे कहते हैं आपको कनेक्ट करना है। तो 25 का जो उन्होंने सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए का 3 और बी का 2, सी का 1, डी का 4, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किस दुर्ग को कहा जाता है, लोहागढ़, सोनागढ़, गढ़बिजली, चित्तौड़गढ़। तो 26 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है। अगला है विषमगढ़ी पंचानन किसे कहा गया है, महाराणा लाखा को, राणा हमीर को, राणा सांगा को और महाराणा अमर सिंह को। तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राणा हमीर को। अगला है वह कौन सी देवी है जिसके आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, कौन सा गीत, लांगुरिया गीत। तो ये किसी देवी, कौन सी देवी के आराधना में गाया जाता है। 28 का राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी केला देवी। अगला है वाला नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो 29 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 1 गरासिया। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है शेखावटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कच्ची घोड़ी नृत्य। आप सभी को पता है, आपने चैलेंज लिया है और आपको लास्ट तक देखना है, चाहे मन भले कुछ भी करे, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं 31 नंबर सवाल में, तलवारों की धार पर व नृत्य अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो 31 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भवाई नृत्य। लीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जैसे स्त्री व पुरुष साथ मिलकर करते हैं तो क्या कहते हैं। तो 32 का जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी हंसी डो। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। तो 33 का जो एकदम इन्होंने सही आंसर माना है वो है ऑप्शन नंबर डी महाराणा कुंभा। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34 है, इसको सम्मिलित करना है आपको। कौन से दुर्ग को किसने स्थापित किया था। तो संस्थापकों के साथ करना कनेक्ट। तो 34 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए 1 2 4 3 1 2 4 3 ऐसा, ठीक है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी जो कि बावड़ियों का सिरमौर है का निर्माण किसने करवाया था। तो 35 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए रानी नाथावती। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल है। सारे महत्वपूर्ण सवाल है, न जाने कौन सा सवाल आपके एग्जाम में छप जाए। 36 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुदर्शनगढ़। अगला है पुष्कर मेले का आयोजन कब होता है। तो 37 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी पुष्कर मेले का आयोजन जो है वो फाल्गुन पूर्णिमा में किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा युग्म असत्य है, ठीक है। आपको बताना इसमें से कौन सा युग्म असत्य है। तो 38 का इन्होंने जो सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर डी जंबेश्वर मेला धुलिया में नहीं लगता है। करणी माता मेला देशनोक में, बेणेश्वर डूंगरपुर में, कपिल मुनि बीकानेर में और बाकी तीनों से चौथा नंबर गलत है। अगला है 39, राजस्थान में घोड़ला त्योहार कब मनाया जाता है, कौन सा घोड़ला। तो 39 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर सी चित्र कृष्ण अष्टमी को घोड़ला त्योहार मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, कजली तीज का आयोजन होता है, कब होता है भाई कजली तीज। तो 40 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए भाद्रपद कृष्ण तृतीया। अगला है शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। 41 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए चित्र कृष्ण अष्टमी को। क्वेश्चन नंबर 42, कठपुतली कला के लिए विस्तार विकास हेतु जिस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वह कौन सी है। तो 42 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। अगला सवाल है 43, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीजों के सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महलनुमा चित्रित आकृति क्या कहलाती है। तो 43 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी व्हील कहते हैं, ज्यादातर जैसलमेर में पाई जाती है, ठीक है। अगला है चंदन काष्ठ कलाकृति के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। चंदन काष्ठ के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो 44 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयपुर। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है। तो 45 का जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है लच्छीराम जी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है, कमेंट करके जल्दी से बताओ। अगला है जयपुर की लोक नाट्य शैली है, जयपुर की कौन सी लोक नाट्य शैली है। 46 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमाशा, ठीक है। तो अगला सवाल है पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे है। तो 47 का जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी सितार। अब आप 47 से क्वेश्चन नंबर 48 में है। 48 का जो सवाल है राजस्थान की प्रथम मांड गायिका है। तो राजस्थान की प्रथम मांड गायिका कौन है आप बताइए। तो 48 का जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर ए गौरीबाई। अगला है अधिगम की विशेषता है, अधिगम की विशेषता क्या है। 49 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी जो भी दिए सारी विशेषता, मतलब अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय है, ठीक है। ये तीनों चारों सारी बातें सही है। अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र से संबंधित कारक है, ठीक है। 50 का है छात्र का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, बिल्कुल ये भी प्रभावित करता है। छात्र की बुद्धि एवं रुचि ये भी प्रभावित करती है। छात्र की पारिवारिक स्थिति स्मरण शक्ति ये भी प्रभावित करती है। मतलब उपयुक्त चारों जो है ये चारों प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 51 स्कीमा है। स्कीमा क्या है भाई। तो 51 का जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है एक मानसिक संरचना। अगला है 52, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। उत्तरोत्तर अनुकूलन किसमें, व्यवहार में, इसको क्या कहते हैं अधिगम। ऐसी परिभाषा किसने दी थी। तो 52 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए स्किनर। 53 का है डीसीएल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के सोपान है। तो 53 का जो राइट आंसर वो क्या है। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5, ठीक है। अगला है 54, अधिगम के बंध सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया। तो 54 का जो राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर बी गार्डनर। गार्डनाइक लिखा हुआ पड़ा है, ठीक है। थोंडाइक हो सकता है, ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार। अगला है 55, अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है। 55वां है अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार क्या है। तो 55 का जो राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। जैसे आपने यदि लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा होगी तो आप प्रत्येक दिन आओगे और हर एक मॉडल पेपर को सॉल्व करोगे। क्या आप इस चैलेंज में साथ है, आपने कमेंट किया है या नहीं, जल्दी से कर दो। अगला है
अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका है। अधिगम को अधिक प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं? तो 56 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर बी, अभिप्रेरणा देना। अगला है अधिगम में निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो अधिगम इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो 57 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक स्थिति। अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है, बाजार में उपलब्ध, छात्र निर्मित, अध्यापक निर्मित, पाठ्य पुस्तक में दी हुई। तो 58 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि छात्र सबसे महत्वपूर्ण है। 59 नंबर आपके सामने है कथन और कारक। कथन है अधिगमकर्ता या अधिक विद्यार्थी जिसके व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं उसको अधिगमकर्ता या विद्यार्थी कहते हैं। अधिगम अनुभव जिन्हें अधिगमकर्ता के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए काम दिया जाता है उसे अधिगम अनुभव कहते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? तो 59 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी, कथन ए व बी दोनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, किस मनोवैज्ञानिक का अधिगम सिद्धांत आदतों के विकास पर अधिक बल देता है? तो 60 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लार्क लियोनार्ड हल। अगला है कंप्यूटर आ चुका है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो 61 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लेजर प्रिंटर का। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? लेजर प्रिंटर। ठीक है ना, जीके हो चुकी है, आगे बढ़ रहे हैं, 60 सवाल हो चुके हैं। आप अभी भी धैर्य बना के रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ये धैर्य आपके जीवन में सफलता पक्का लाएगा, आप देखना। 62 का जो सवाल है, निम्न में से किस भाषा के लिए कंपाइलर इस्तेमाल किया जाता है? तो 62 का जो सही आंसर है इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्तरीय भाषा के लिए। अगला सवाल है 63, निम्न में से एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम? 63 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, डिस्क क्लीनअप। अगला है वोलाटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? इसका मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। तो 64 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रैम। अगला है 65, एक्सटर्नल डिवाइस को सिस्टम यूनिट से निम्न में से किसकी मदद से जोड़ा जाता है? ठीक है ना, एक्सटर्नल डिवाइस मतलब जो बाहरी डिवाइस है उसको सिस्टम यूनिट में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ेंगे? तो 65 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट। किसके द्वारा? पोर्ट के द्वारा। अगला है 66 मतलब 66, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना कौन सी? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 66 का जो सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2022-23। अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 67 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए, 2021-22। अगला है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का पूर्व नाम क्या था? कौन सी योजना? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। इसका पूर्व में नाम क्या था? तो आप सभी को पता है 68 का जो सही आंसर था वो है मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना। अगला है लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान के बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष पूर्ण कर लेने तक कितनी राशि उपलब्ध करवाई जाएगी? तो 69 का जो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1,50,000 रुपए। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कौन सी योजना? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वित्तीय हिस्सेदारी केंद्र व राज्य की अनुपात में है, कितनी है केंद्र व राज्य की? तो 70 का जो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, 60:40। अगला है भूजल विभाग की कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का प्रारंभ हुआ था 71 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी 2025। अगला है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का शुभारंभ हुआ। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का शुभारंभ कब हुआ था? तो 72 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 18 फरवरी 2024। अगला है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, अभी नाम परिवर्तन किया है, तो इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 73 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 2025 में। हरियाणा राजस्थान मिशन की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को कहां से हुई थी? तो 74 का जो सही आंसर रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जाहोता से। अगला है मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई थी, तो बताइए मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 75 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 2024। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का उद्देश्य है 76 का जो डी, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना। ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में राज्य व केंद्र सरकार का वित्त पोषण अनुपात है, तो 77 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40:60। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो 78 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए, समेकित बाल विकास विभाग। कौन सा? समेकित बाल विकास विभाग। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान की शुरुआत हुई थी, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, तो 79 का जो सही आंसर इन्होंने माना था ऑप्शन नंबर ए, 15 फरवरी 2024। राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 80 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर प्रेमचंद लेरवा। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, बांगड़ का वैभव किस मंदिर को कहा जाता है? बांगड़ का वैभव। 81 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, देव सोमनाथ मंदिर। आप सभी को ज्यादा से ज्यादा जुड़ना है। आपको लग रहा होगा ये करंट अफेयर के कैसे सवाल आ रहे हैं, तो क्या पता इनमें से कोई एक सवाल अपने वहां छप जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको देखना ही है। अगला है बागोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो 82 का जो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अमरचंद बड़वा। किसने करवाया था? अमरचंद बड़वा। अगला सवाल है नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो 83 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। अगला सवाल आपके सामने, असंगत का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा गलत है? बाकी 3 सही है। तो 84 का इन्होंने जो सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर सी, मोती महल कोटा वाला गलत है। बाकी इन्होंने बोला जहांगीर महल पुष्कर सही है, बिजोलाई महल जोधपुर में है और अधर थंबा महल नागौर में है। काष्ठकार्यन बसेरा महल, काष्ठकार्यन बसेरा महल किस झील के किनारे स्थित है? तो 85 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशन सागर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 86 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए, 30 मार्च को, जिसको अभी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कर दिया गया है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 869। तो आपको कमेंट करके बतानी है उत्तर से दक्षिण की कितनी है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? तो 88 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, 33 सागर का। कौन सा जिला प्रतापगढ़ का सीमावर्ती जिला नहीं है? प्रतापगढ़ का सीमावर्ती जिला नहीं है। 89 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर। रोहिड़ा को राज्य पशु कब घोषित किया गया? तो 90 नंबर मतलब 90 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर सी, 1983। अगला सवाल है 91,
ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की अधिसूचना कब जारी हुई थी? तो 91 का जो सही आंसर यहाँ पे इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर 2014, ये अधिसूचना है। ठीक है, अगला है 92। राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? आप सभी को पता है 92 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर बी बूंदी। अगला सवाल है 93। राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय दोनों सीमाओं पर अवस्थित है, तो 93 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगानगर में बाड़मेर। सवाल है 94। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के सूत्रपात के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? आप सभी को पता है 94 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहनलाल सुखाड़िया। अगला है 95। सर्वप्रथम तोप खाने का प्रयोग करने वाला मुगल शासक कौन था? तो 95 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाबर। अगला है अकबर द्वारा राजपूत नीति अपनाने का कारण है। अकबर ने राजपूत नीति क्यों अपनाई? तो 96 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, मतलब राजपूतों की वीरता व स्वामी भक्ति का गुण। अगला है राजपूतों से ही हज हेतु सूरत बंदरगाह हेतु मार्ग जाता था और अजमेर सूबे का राजस्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होना किसका? अजमेर का। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी को यह कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे, किसके लिए? मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी। कमेंट करके बताओ शेरशाह सूरी का उस टाइम ये युद्ध किसके साथ होने वाला था? तो 97 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए गिरी सुमेल का युद्ध, और ये किसके साथ हुआ था? कमेंट में बताओ। आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला मुगल कौन था? आलमगीर की उपाधि 98 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। अगला है 99। स्थापत्य का स्वर्ण युग किस मुगल काल को कहा जाता है? ठीक है, तो 99 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए शाहजहां को। तो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, इसीलिए इसको स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सत्य कथन पर विचार कीजिए, इनमें से सत्य कौन सा है? 100 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर सी, ये सत्य है। शाहजहां ने आना नामक सिक्का चलाया जो कि दाम व रुपए के बीच का सिक्का था। ठीक है, अगला है मुगल काल में बादशाह के घरेलू व व्यक्तिगत मामलों का प्रदान होता था। मुगल काल में बादशाह के घरेलू व व्यक्तिगत मामलों का प्रदान कौन होता था? तो 101 का जो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी मीर ए समान। अगला है 102। अकबर ने 1573 में महाराणा प्रताप को अदिता में लाने हेतु भेजे, उनका सही क्रम क्या है? ठीक है ना, तो उसका जो सही क्रम है 102 का उन्होंने सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी BADC। ठीक है, अगला है 103। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में दू अस्पा व सिंह अस्पा व्यवस्था किस मुगल बादशाह ने लागू की? तो 103 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने। अगला है 104। राजस्थान में कृषि जनगणना कब की जाती है? तो 104 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए प्रति 5 वर्ष में कृषि जनगणना की जाती है। अगला सवाल है 105। राजस्थान के किस जिले में झूमिंग प्रणाली की वालरा चलायमान खेती होती है? तो वालरा किसमें होती है? तो 105 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। अगला है पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? तो 106 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी 567.76 लाख। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 107 का जो सही आंसर उन्होंने माना है 107 का ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब ये गलत कनेक्टेड है। ठीक है, ये गलत है। बाकी तांबा सही है, कैथरी में लोह है, मोरिजा बानोला में है और सीसा जस्ता जावर में है। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है? तो 108 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी हस्त निर्मित कालीन। अगला है 109। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 109 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1978। अगला है MSME टेक्नोलॉजी सेंटर भिवाड़ी का वर्चुअल उद्घाटन कब किया गया था? तो 110 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी 31 अगस्त 2020। आप सभी को यदि पेपर बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्न में से यह कथन किसका है कि एक वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति उपयुक्त ढंग से विज्ञान के ज्ञान और विवेक के प्रयोग द्वारा समस्याओं का समाधान कर सके? ठीक है, इसका जो 111 का सही आंसर उन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर डी थॉमस एंड डूरेंट। अगला सवाल है निम्न में से विज्ञान के संबंध में असत्य कथन है, इनमें से विज्ञान के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो 112 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत में परिवर्तन संभव नहीं है। विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 113 का सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 114। एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति रचनात्मक उपागम अपनाता है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। 114 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए अन्य के साथ सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला है 115। श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग में निहित सिद्धांत है। तो 115 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी सभी। तो श्रव्य दृश्य सामग्री में तैयारी का चयन का सिद्धांत प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत है। ठीक है, विज्ञान विषय की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ने हेतु कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? तो 116 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी एकीकृत उपागम। अगला है विज्ञान शिक्षण के समय उपागम की दिशा होनी चाहिए। तो 117 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी बाल केंद्रित। विज्ञान में प्रायोगिक कार्य किया जाता है क्योंकि 118 सवाल है, तो इसका जो ऑप्शन है सही इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर बी सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए। मैं सीधे उत्तर इसलिए बता रहा हूं ताकि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए और मैं आपको कम समय में सब कुछ वीडियो में बता दूं तो आपका जो है टॉपिक क्लियर हो जाए। अगला है कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो मतलब सबसे पहले ये बताओ अम्ल लाल को नीला करता है या क्षार लाल को नीला करता है, फिर उसके हिसाब से बता दो। तो 119 का जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर डी 10। अगला सवाल है 120। निम्न प्राकृतिक स्रोतों से टार्टरिक अम्ल किसमें उपस्थित होता है? कौन सा अम्ल टार्टरिक अम्ल किसमें उपस्थित होता है? तो 120 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी इमली। अगला है आपके सामने 121। निम्न में से बहुपरमाणविक तत्व का उदाहरण कौन सा है? तो 121 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर सी सल्फर बहुपरमाणविक तत्व है। अगला है निम्न में से कौन सी गैस रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है? 122 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? किसका? धावन सोडा का। तो 123 का जो सही आंसर उन्होंने माना है Na2CO3 + H2O। ठीक है, अगला है निम्न में से संश्लेषित सूचक कौन सा है? तो 124 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी फिनोल्फथेलिन।
अगला है HCl प्लस Na2O, इसको मिलाएंगे तो क्या चीज बनेगी? उपरोक्त अभिक्रिया में H पदार्थ कौन सा है? तो इसमें से बनेगा 125 का जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर ए, NaCl। ठीक है ना, और Na इधर से और Cl इधर से, NaCl बनेगा और H इधर से और O2 ये H2O बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन सा पदार्थ क्षारीय प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का कौन है? 126 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी, रक्त। रक्त एक क्षार पदार्थ है। ठीक है, निम्न को सुमेलित करना है आपको। ठीक है, सुमेलित करना है इनके नाम और इनके रासायनिक सूत्रों से। तो 127 का जो इन्होंने सही आंसर माना है वो है ऑप्शन नंबर ए, आप इसको सुमेलित कर लेना, मैंने आपका इसका उत्तर बता दिया है। अगला है 128, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है? 128 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल नहीं है, बाकी सारे प्रबल अम्ल है। धातुओं में सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो 129 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोना। सोना बहुत तन्य धातु है, मतलब जिसको तान के लंबा बनाया जा सकता है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? इनमें से कौन सी अधातु जो है विद्युत की सुचालक है? तो 130 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। अगला है कौन सी धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो 131 का सही आंसर माना है इन्होंने ऑप्शन नंबर ए, सोडियम, क्योंकि केरोसिन से बाहर निकलती है, अभिक्रिया कर लेती है। अगला है कौन सी धातु अत्यधिक ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो 132 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चांदी। अगला है 133, निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है? धातु ऑक्साइड कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाती है? तो कौन सा है? 133 का सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर उष्मा उत्पन्न करती है? तो 134 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। 135 है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया कर जल की ऊपरी सतह पर तैरने लगती है? 135 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। किस अपरमाणवीय कण पर आवेश शून्य होता है? किस अपरमाणवीय कण पर आवेश शून्य होता है बताइए? तो 136 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। अगला है बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार कौन सा परमाणु का ऊर्जा स्तर नहीं है? बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार कौन सा परमाणु का ऊर्जा स्तर नहीं है? तो 137 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। निम्न में कौन मिश्रण है? इसमें से मिश्रण कौन सा है? तो 138 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कांसा। 139 है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो आप सभी को बताना है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है। तो 139 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिट्रिक अम्ल। अगला है पीने वाले पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो 140 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विरंजक चूर्ण। अगला है 141, निम्न में से गणित के संदर्भ में असत्य कथन है। 141 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असत्य है। गणित के ज्ञान का अनुप्रयोग विज्ञान में नहीं किया जा सकता है। बाकी सब सही है। गणित के अंदर में मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। गणित स्थान या संख्याओं का विज्ञान है। गणित की भाषा सार्वभौमिक है। अगला सवाल 142, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी और अरबी जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता? तो 142 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर बी, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ठीक है, अगला है 143, गणित ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है, ऐसा किसने कहा है? 143 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। अगला है 144, विद्यार्थी को गणित के तथ्यों और शब्दों संकेतों आदि का ज्ञान हो चुका है, विद्यार्थी को किस उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है? 144 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य। अगला है 145, शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को परिभाषित करने के लिए कहा गया है, उक्त कथन के पीछे उद्देश्य क्या है? 145 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुज को विभिन्न संदर्भ में समझने की छात्रों को मदद करना। ठीक है, अगला सवाल 146, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए विद्यालय में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 146 का सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की सोचने की प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। ठीक है, अगला है 147, 147 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 147 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। व्यवहारवादी शिक्षक की निगमन विधि का समर्थन करते हैं, रचनावादी शिक्षण की आगमन विधि का समर्थन करते हैं। रचनावादी मानते हैं कि ज्ञान का स्थानांतरण नहीं होता बल्कि बालक अपने अनुभव के आधार पर सृजन करते हैं, तो सभी बातें सही है। अगला है 148, आगमन उपागम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य है? 148 का जो सही आंसर माना है वो है ऑप्शन नंबर सी, यह अमनोवैज्ञानिक है, मतलब आगमन उपागम जो है ये मनोवैज्ञानिक है, यह बाल केंद्रित होता है, सही है। यह ज्ञात से अज्ञात तथा उदाहरण से नियम क्यों चलता है, ये भी ठीक है, और यह निम्न कक्षा में उपयोगी, ये भी सही है। अगला है विश्लेषण उपागम के बारे में असत्य कथन है, विश्लेषण उपागम के बारे में जो है असत्य कथन कौन सा है? 149 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर बी, निगमन विधि का अनुसरण नहीं करती है, ये गलत है। ठीक है ना, मतलब ये कहना चाह रहे हैं विश्लेषण विधि जो है वो निगमन विधि का अनुसरण करती है। अगला है 150 और लास्ट सवाल, गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? क्या बनाना? सारणी। तो 150 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौशल। सारणी बनाना कौशल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई प्रश्न आपको अगर पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।